नमस्कार साथियों, मैं सुबोध कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल संदेश मैसेंजर ऑफ शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के द्वारा आपको विभिन्न प्रकार की एक दिवसीय परीक्षाओं जैसे टेट, सुपर टेट, एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, लेखपाल, आरओ, एआरओ, रेलवे इत्यादि की तैयारी सुचारू रूप से कराई जाती है। हमने हिंदी का सेशन जो स्टार्ट किया था उसी क्रम में आज हमें पढ़ना है। आज हम लोग पढ़ते हैं बोली, भाषा, उपभाषा, अपभ्रंश, इन सब के बारे में आज चर्चा करेंगे। देखिए भाई, सबसे पहले आपको समझना है कि उपभाषा किसे कहते हैं, बोली किसे कहते हैं और अपभ्रंश किसे कहते हैं। अपभ्रंश का मतलब क्या होता है? अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ी हुई। अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ी हुई, या ऐसे कह दें पथ से भटकी हुई। पथ से भटकी हुई। ऐसे समझिए, हमने बताया था हिंदी का विकास किस क्रम में हुआ है। सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत के बाद में पाली, और पाली के बाद में प्राकृत। तो ये प्राकृत के बाद में अपभ्रंश आई है। अपभ्रंश, प्राकृत तक तो सब ठीक था, लेकिन प्राकृत के बाद में अपभ्रंश जब बना तो ये इसका बिगड़ा हुआ रूप था। हिंदी का बिगड़ा हुआ रूप था, इसीलिए उसको अपभ्रंश कहा गया। अपभ्रंश की जगह पहले अपभ्रष्ट भी प्रयोग किया गया, लेकिन अपभ्रष्ट ना कहकर बाद में अपभ्रंश कहा गया। तो अपभ्रंश का जो विकास हुआ है वो किस क्रम में हुआ है? अपभ्रंश का विकास हुआ है वो प्राकृत से हुआ है। अपभ्रंश का मतलब क्या होता है? अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ी हुई या पथ से भटकी हुई। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। आगे देखते हैं भाई, आगे क्या है। भाषा जब थोड़े बड़े स्तर पर बोली जाती है, भाषा जब बड़े स्तर पर बोली जाती है तो क्या कहते हैं? उपभाषा कहते हैं। और वही क्षेत्रीय स्तर पर बोली जाती है तब क्या कहते हैं? उसको बोली कहा जाता है। बोली किसी भी भाषा का क्षेत्रीय रूप होता है। बोली क्या होती है? किसी भी भाषा का क्षेत्रीय रूप होती है। अब यहाँ पर समझेंगे, कुछ अपभ्रंश हैं। जैसे अगर हिंदी में पूछा जाता है तो 5 अपभ्रंश हैं, 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं। पहला अपभ्रंश क्या है? सौरसेनी अपभ्रंश। पहला अपभ्रंश कौन सा है? सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी आती है? पश्चिमी हिंदी आती है। इसमें कितनी बोलियां हैं? 5 बोलियां हैं। कौन कौन सी? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बांगरू और बुंदेली। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, कब, कबाब। इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। जैसे का से क्या हो जाएगा? कौरवी हो जाएगा। बा से क्या हो जाएगा? ब्रज हो जाएगा। का से हो जाएगा कन्नौजी। बा से बांगरू और बा से क्या हो जाएगा? बुंदेली हो जाएगा। तो इसके लिए एक हमने सामान्य जो ट्रिक यूज की है वो है कब, कबाब। उससे हम याद कर सकते हैं। आगे देखिए भाई, आगे क्या है? दूसरा वाला भी होता है सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश में इसमें क्या आता है? इसमें राजस्थानी हिंदी आती है। राजस्थानी हिंदी में कितनी बोलियां आती हैं? तो 5 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी होती हैं? मारवाड़ी होती है, मेवाती होती है, ढूंढारी। ढूंढारी का स्थानीय नाम पूछा जाता है, याद रखिए जयपुरी होता है। जयपुरी का स्थानीय नाम क्या होता है? ढूंढारी होता है। ढूंढारी के बारे में पूछा जाता है। अगला होता है मेवाती। मेवाती के बाद में आती है हाड़ौती। इसके लिए भी एक सामान्य ट्रिक यूज करेंगे, जैसे मामा, ढूंढे, मेवा, हाथी। तो इससे हमें याद रहेगा कि माँ से क्या हो जाएगा? मारवाड़ी। दूसरे वाले माँ से क्या हो जाएगा? मेवाती। ढूंढ से क्या हो जाएगा? ढूंढारी। मेवा से क्या हो जाएगा? मेवाड़ी। और हाथी से क्या हो जाएगा? हाड़ौती। तो ये भी हमने याद कर लिया है। आगे चलते हैं भाई, आगे क्या है? आगे है कि अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश आता है। मागधी अपभ्रंश में कितनी बोलियां होती हैं? 3 बोलियां होती हैं। इसकी उपभाषा क्या है? बिहारी हिंदी है। बिहारी हिंदी में पहली बोली कौन सी आती है? मगही, दूसरी मैथिली और तीसरी भोजपुरी। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि बिहारी जी जो थे वो मांगते हैं भोजन थाली में। किस में मांगते हैं? बिहारी जी भोजन मांगे थाली में। तो इससे क्या याद रहेगा आपको? देखिए, भोजन से हो जाएगा भोजपुरी, मांगे से मंगही और थाली से क्या हो जाएगा? मैथिली। यहां तक आपने याद किया होगा। आगे देखते हैं भाई, आगे क्या है? अर्धमागधी अपभ्रंश। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है,
पूछा गया है कि अवधि किस अपभ्रंश से निकल कर आई है, तो याद रखिए ये अर्धमागधी अपभ्रंश से निकल कर आई है। अर्धमागधी अपभ्रंश में उपभाषा कौन सी है इसकी? पूर्वी हिंदी है। पूर्वी हिंदी में कितनी बोलियां हैं? 3। कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसको याद रख सकते हैं ABC से, A, B और C। A से अवधी, B से बघेली और C से क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ी हो जाएगा। यहाँ तक समझ पाए भाई? आगे देखते हैं आगे क्या होगा। आगे आता है खस अपभ्रंश। खस अपभ्रंश के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? तो इसके अंतर्गत आता है पहाड़ी हिंदी, जो उसकी उपभाषा है, और बोलियां कौन कौन सी आएंगी? एक गढ़वाली आएगी, एक कुमाऊनी आएगी। ये देखिए खस जो होता है इसमें पहाड़ी क्षेत्र आते हैं, जिसमें गढ़वाली भी पहाड़ी है और कुमाऊनी भी पहाड़ी है। याद रखेंगे भाई इनको। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये पहली बार कब मनाया गया था? तो आप याद रखिए कि 10 जनवरी 1975। 10 जनवरी 1975 को इंदिरा जी के टाइम पर सबसे पहले नागपुर में हिंदी सम्मेलन हुआ था। पहला हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। ये बात याद रखिएगा, 10 जनवरी 1975 को पहला हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। बाकी याद रखिएगा 10 जनवरी 2006 से PM मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल से प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को भारतवर्ष में हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की गई। हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की गई। ये बात भी याद रखिएगा, ये फैक्ट याद रखिएगा आप लोग अच्छी तरीके से। आगे देखिए 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। हिंदी दिवस 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1949 में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान में स्थान मिला। संविधान में कौन सी भाग में है हिंदी का वर्णन? तो आप याद रखिए हिंदी को संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी को स्थान मिला हुआ है। अनुच्छेद 343 के 1 में लिखा हुआ है संघ भारत की राजभाषा हिंदी और इसकी लिपि कौन सी होगी? देवनागरी होगी। यानी भारत की राजभाषा कौन सी है, ये वाली बात याद रखिए। पूछता है कि भारत में हिंदी क्या है, राजभाषा है कि राष्ट्रभाषा है? तो याद रखिए जो संविधान में कहा गया है वो ये कहा गया है कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। आगे देखिए भाई, आगे क्या पढ़ना है? कुछ संविधान संशोधन हुए, तो याद रखिएगा भाई प्रारंभ में संविधान में 14 भाषाओं का वर्णन था, 14 भाषाएं वर्णित थी, लेकिन बाद में इन संविधान संशोधनों के द्वारा और भाषाओं को जोड़ा गया। अब संविधान की जो भाषाएं हैं वो कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं संविधान में, टोटल मिलाकर 22 भाषाएं हैं। याद रखो ये बात को। तो 21वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी। 71वां संविधान संशोधन 1992, इसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई। और 92वां संविधान संशोधन 2003, इसमें मैथिली, संथाली, डोंगरी, बोडो। तो कैसे याद रखेंगे? तो हम याद रखेंगे कि सेंधा, नमक, बड़ी, थाली में मैं खाऊंगा। तो इस तरीके से याद रखेंगे। सेंधा से क्या हो जाएगा? सिंधी हो जाएगा। नमक से क्या हो जाएगा? ना, मा और का, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी नमक से हो जाएगा। और बड़ी से क्या हो जाएगा? बा से बोडो, डो से क्या हो जाएगा? डोंगरी। थाली से क्या हो जाएगा? मैथिली। और मैं से क्या हो जाएगा? मैथिली हो जाएगा। थाली से हो जाएगा संथाली। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, इस ट्रिक से याद रखेंगे तो और आसानी से याद रख सकते हैं। आगे देखिए भाई, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। ये भी पूछा जाता है कि 22 भाषाओं का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? तो याद रखिए 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। और कौन कौन सी भाषाएं हैं? असमिया है, हिंदी है, कोंकणी है, मराठी, पंजाबी, तमिल, बोडो, डोगरी, बांग्ला, कन्नड़, मलयालम, नेपाली, संस्कृत, तेलुगु, मैथिली, गुजराती, कश्मीरी, मणिपुरी, उड़िया, सिंधी, उर्दू, संथाली। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी भाषा है जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तब भी आपको इनको याद रखना पड़ेगा। आगे देखिए, एक और याद रखिएगा,
21 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। और भाई देख लीजिए भाषा, ब्रजभाषा, इसके परिप्रेक्ष्य में कुछ बातें याद रखनी है और महत्वपूर्ण है। क्या क्या? कि इसका प्राचीन नाम क्या है? ब्रजभाषा का प्राचीन नाम सूरसेन है। इसके जो कवि हैं वो कौन कौन से हैं? तुलसीदास हैं, बिहारी रसखान और भूषण है। इसका क्षेत्र क्या है? मथुरा है। इसकी रचनाएं कौन कौन सी हुई हैं? एक सूरसागर, उद्धव शतक और बिहारी सत्साई। इस जो क्षेत्र में कौन कौन सी रचनाएं हुई हैं वो पूछी जाती हैं। तो सूरसागर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बार बार पूछी जाती है, आप लोग इसको याद कर लें भाई। आगे देखिएगा, अवध में कौन सी? अवधी भाषा इंपॉर्टेंट है। अवधी भाषा का क्षेत्र जो है वो कौन सा है? तो याद रखिए अयोध्या है। अयोध्या, इसका क्षेत्र कौन कौन सा आ जाता है? बहराइच, बाराबंकी, लखनऊ, रायबरेली, फैजाबाद, सुल्तानपुर, इलाहाबाद। ये क्षेत्र भी याद रखो, कभी कभी पूछ लेता है कि लखनऊ में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो याद रखिए अवधी भाषा बोली जाती है। रचनाएं कौन कौन सी हुई हैं? महत्वपूर्ण है कि पद्मावत है जो जायसी ने लिखी है, रामचरितमानस है जो तुलसीदास ने लिखी है। ये दोनों रचनाएं बेहद महत्वपूर्ण हैं, आपको याद रखना है। परीक्षा की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको याद रखना है। अगला है भोजपुरी। इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है भाई? भोजपुरी का केंद्र क्या है? केंद्र है भोजपुर। क्षेत्र कौन सा है इसका? गोरखपुर, देवरिया, बनारस, मिर्जापुर। बनारस महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है, आप लोग इसको याद कर लें। मिर्जापुर भी पूछा जाता है। भिखारी दास ठाकुर, एक नाम याद रखिए, इनको भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है और इनको क्या कहा जाता है? एवं भोजपुरी का भारतेंदु भी कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको पूछा जाता है। विदेशिया जो कृति है या रचना है किसके द्वारा लिखित है? तो भिखारी दास ठाकुर के द्वारा रचित है। आगे देखिए भाई, हाँ, इसके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? कबीरदास है, राहुल सांकृत्यायन है और फणीश्वरनाथ रेड्डी हैं। ये भी याद रखिएगा आप लोग, ये भी महत्वपूर्ण है भाई। आगे देखो, आगे है खड़ी बोली। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? बताया था कोरबी है। और इसका क्षेत्र कौन कौन सा होता है? मेरठ, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र महत्वपूर्ण है। नाम इसका क्या है? कोरबी। कोरबी नाम किसने दिया है? तो याद रखिए राहुल सांकृत्यायन द्वारा दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? कोरबी। खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? अमीर खुसरो हैं। खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? अमीर खुसरो। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास को किसने लिखा है? हरिओद जी ने लिखा है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने लिखा है। ये बात महत्वपूर्ण याद रखिएगा। खड़ी बोली का सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है? कामायनी। और कामायनी को किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। आप यहां तक समझ पाए होंगे। आगे देखिए भाई, आगे कुछ तिथियां हैं, इनको याद रखना है आपको। जैसे केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना कब हुई है? तो याद रखो भाई 1 मार्च 1971 को हुई है। आगे है राजभाषा विभाग आयोग का गठन कब किया गया? तो राजभाषा विभाग का गठन किया गया है जून 1975 में। आगे देखिए केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, इसकी स्थापना 1 मार्च 1971 को की गई। और यहीं पर याद रखिए इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर थे। बीजी खेर, बाल गंगाधर खेर थे। ये वाली भी महत्वपूर्ण बात है कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। साहित्य अकादमी का गठन कब किया? 12 मार्च 1954 को। इसका प्रथम पुरस्कार किसे मिला? माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में मिला। कौन सी कृति के लिए मिला है? तो हिम तरंगिनी कविता, याद रखिए इनकी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बार बार पूछी जाती है। नेशनल बुक ट्रस्ट का गठन कब किया गया? 1 अगस्त 1957 को किया गया। केंद्रीय हिंदी निदेशालय का गठन कब किया गया? 1 मार्च 1960 को किया गया। 1 मार्च 1960 को किया गया। ठीक है भाई। आगे देखिए नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना, काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 16 जुलाई 1893 को हुई है। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई है? 16 जुलाई 1893 को हुई है। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा की स्थापना कब हुई है? तो 17 जून 1918 को हुई है दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार का मुख्य केंद्र क्या है? तो चेन्नई, याद रखिएगा। क्या याद रखेंगे? चेन्नई। चेन्नई महत्वपूर्ण है, याद रखिए भाई। ये बातें आपको समझ आई होंगी। ये हिंदी का विकास जो नामक चैप्टर होता है उसका सारा डिस्क्रिप्शन था जो हमने आज आपको समझा दिया है। ये 2 लेक्चर में पूरा किया गया। आप दोनों लेक्चर देख लेंगे तो इसके सभी क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। अगले आने वाले क्वेश्चन में हम इस टॉपिक पर आधारित प्रश्न कराएंगे। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो और आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादातर लोगों को शेयर करें। इससे इस परिवार को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। आपका